बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशंस। इसके बारे में हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम मोशन को स्टडी करते हैं कि मोशन किसे कहते हैं। मोशन हमारे पास सिंपल होता है कि अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट क्या करे, अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज करे या अपना डिस्टेंस अपना ओरिजिनल जो पोजीशन होता है वो चेंज करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। अब मोशन मुख्तलिफ़ किस्म की इक्वेशंस हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर 1। तो इसमें हम स्टडी करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यानी फर्स्ट इक्वेशन। तो टोटल हमारे पास है 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस होते हैं, जो नेमली हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। दूसरा हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और चौथा हमारे पास है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यानी सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को हम स्टडी करते हैं। सपोज वी हैव अ बॉडी विच इज़ कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ x, यानी x डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन वन डायरेक्शन। यानी इस इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम सिंपली 2 डायमेंशन में भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने जो है ना, हम अपनी आसानी के लिए हम इसको 1 डायमेंशन में स्टडी करते हैं। सारे के सारे 3 इक्वेशंस को हम फर्स्ट 1 डायमेंशन से ही हम स्टडी करते हैं। और वो हमारे पास है x एक्सिस एट अ टाइम t वेयर इनिशियल यानी स्टार्टिंग टाइम एज टी आई एंड इट्स फाइनल टाइम एज टी एफ। तो सबसे पहले मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो जा रही है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि एक ऑब्जेक्ट जा रहा है इनिशियल पोजीशन से कोई फाइनल पोजीशन में, तो वो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड जा रही है। तो सबसे पहले जो उसने जिस टाइम से उसने स्टार्ट कर दिया है और जिस टाइम के साथ और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये भी कवर होता है। तो इस कंडीशन में अगर आप देख लें तो नाउ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एज वी आई। तो जिस वेलोसिटी स्टार्ट से जा रही है वो हमारे पास वी आई है एंड द फाइनल वेलोसिटी एज ई एफ वी एफ। और जो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास होता है वो वी एफ होता है। नाउ द ग्राफ एज, यहाँ पे आप ग्राफ को देख लें कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट जा रही है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मेरे पास जा रही है और उसका जो टाइम के साथ जो वेलोसिटी का ग्राफ होता है, यहाँ पे आप देख लें। सबसे पहले इस पोजीशन में आप देख लें तो टी आई है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसका टाइम हमारे पास कुछ इस तरह है, यानी हॉरिजॉन्टल है। और उसकी जो वेलोसिटी होती है ये हमारे पास वर्टिकल होती है। तो जिस यानी स्टार्ट से उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया, जो वेलोसिटी उसने यहाँ तक जो वी आई यहाँ तक है, यहाँ तक आप देख सकते हैं वी आई, और यहाँ तक यानी कितने टाइम में वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है वो हमारे पास ये है। और इस तरह चलते जाएं यहाँ पर हमारे पास टी एफ होता है, यानी इसकी टाइम भी इंक्रीज़ होता है और उसका डिस्प्लेसमेंट भी कवर होता है और उसका वेलोसिटी भी वो कुछ कवर करता है। और उसका जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वो यहाँ तक आती है। यहाँ पे आप पॉइंट को देख लिया, यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। इस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने जो है ना आपको पॉइंटर रखा है, यहाँ तक मिसाल के तौर पर मैक्सिमम वेलोसिटी है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, हेयर यू एक्स एन इज़ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इंटरवल। यू एक्स एन हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, यानी यहाँ से उसने जो स्टार्ट कर दिया है, यहाँ से 0 से स्टार्ट कर दिया है और यहाँ तक उसकी मैक्सिमम होती है। यहाँ से मिनिमम और यहाँ तक उसकी मैक्सिमम होती है। और जब हम एवरेज की बात करते हैं, एवरेज की यानी एवरेज का मतलब ये है कि टोटल वेलोसिटी को जमा करने और इसकी जो नंबर्स, यहाँ पे मिसाल के तौर पर मेरे पास वेलोसिटी दो किस्म की वेलोसिटी है, एक इनिशियल और एक फाइनल। और यहाँ पे अगर आप टाइम को देख लें ये भी मेरे पास 2 किस्म के हैं। तो यू एक्स एन हमारे पास एक एवरेज वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की, यानी मिसाल के तौर पर मैं किसी एक पॉइंट पर उसको फिक्स नहीं करता, सारा का सारा जो वेलोसिटी उसने कवर कर दिया है उसको मैं लेता हूँ। नाउ द एरिया इज़ द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसा जो कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हेयर द एरिया इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्मॉल इंटरवल। यानी फिगर में आप देख लें, फिगर में मिसाल के तौर पर ये जो अंडर द कर्व जो एरिया होता है ना, एरिया ये वाला, अगर आप मिसाल के तौर पर मेरे पास बराबर होता है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, हमारे पास v इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है s
डिवाइडेड बाई टी, ये हमारे पास होता है v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। अब अगर मैं s को यहाँ पे ले आऊँगा और बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लें तो यहाँ पे आपको आएगा s इज इक्वल टू वी टी, ये मेरे पास आता है s इज इक्वल टू वी टी। जब s इज इक्वल टू वी टी आता है तो यहाँ पे आप देख लें कि s इज इक्वल टू वी टी। अब वी टी का अब ग्राफ में आप वी टी को देख लें, ग्राफ में अगर आप वी टी को देख लें ग्राफ में, तो ग्राफ में वी टी हमारे पास जो एरिया होता है अंडर द ग्राफ, अंडर यानी ग्राफ के दरमियान हमारे पास जो सारा का सारा यहाँ टी आई से लेके यहाँ टी आई से लेके यहाँ टी एफ तक अगर आप देख लें तो मेरे पास क्या होगा, सारा का सारा हमारे पास सारा का सारा ये जो अंडर द करो यानी जो यानी टाइम का अगर आप जो है जिस पॉइंट से मैंने लिया टाइम का हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है उसकी मैक्सिमम फाइनल वेलोसिटी तक जो ऊपर का जो होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी हमारे पास ये जो अंडर द करो है ये वाला इलाका, ये सारा का सारा हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है जो उसने कवर कर दिया है ऑब्जेक्ट ने। तो हमारे पास अब नाउ द टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट में मैंने आपको इंटीग्रेशन किया था, इंटीग्रेशन का मतलब हमारे पास ये है, मैंने स्ट्रोक्स थ्योरम में भी कर दिया है, डाइवर्जेंस थ्योरम में भी कर दिया है, यानी सारा का सारा एट अ टाइम में मालूम नहीं कर सकता कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया है। तो मैं इसको इस तरह कर देता हूँ कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर ये फॉर टी एफ हो गया, ये फॉर टी एफ हो टी वन हो गया, ये फॉर टी टू, ये फॉर टी थ्री, ये सारे के सारे के लिए मैंने क्या कर दिया है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया। जब छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया, अब इसका मैं क्या लूँगा, समेशन भी लूँगा, ये तो ज़ाहिरी बात है कि समेशन एक का ले लूँ, दूसरा का ले लूँ, तीसरा का ले लूँ, चौथा का ले लूँ, पाँचवा का ले लूँ, सारा का सारा जमा कर दूँ, फिर वहीं अंडर द एरिया आता है। लेकिन अंडर द एरिया मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट आता है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस तरह करूँगा कि उसको सबसे पहले नाउ द टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इंटरवल टी आई टू टी एफ, यानी टी आई से लेके टी एफ के दरमियान जितने भी हमारे पास यानी जो टाइम है और ऊपर हमारे पास जो वेलासिटी है, वेलासिटी की भी क्या हमारे मिसाल के तौर पर वी आई से वी एफ के दरमियान हमारे पास जितना भी उसने डिस्प्ले वेलासिटी कवर कर वेलासिटी होता है, इसको अगर मैं ले लूँ तो हमारे पास टोटल यानी इंटरवल का टोटल ले लूँ तो हमारे पास क्या आता है, मैक्सिमम आता है। तो यहाँ पे मैं लूँगा, यहाँ पे इस इक्वेशन को आप देख लें, ये इक्वेशन को अगर आप देख लें इस इक्वेशन को, तो ये हमारे पास समेशन अप टू एन। अब मेरे पास टाइम का भी पता नहीं है और वेलोसिटी का भी पता नहीं है, अब मैं एवरेज का लेता हूँ समेशन और मिसाल उसके साथ टी एन यानी एक्स एन और टी एन यानी एन नंबर्स तक मैंने ले लिया है, मुझे पता नहीं कि मैंने कितने नंबर्स का ले लिया है, अब उसको मैंने एक नाम दिया टी एन। तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास नाउ वी टेक द इंटीग्रल, जब मैं इंटीग्रल लेता हूँ तो तब हमारे पास आ सकता है वी रिप्लेस द, हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती है, जब मैं इंटरवल लेता हूँ तो आप खुद देख लें, इंटरवल के लिए तो मैं छोटे छोटे पीसेस लूँगा और हमारे पास एवरेज के लिए सारा का सारा मैं लूँगा। तो ज़ाहिर बात है इंटीग्रेशन जब मैं करता हूँ तो इंटीग्रेशन हम छोटे छोटे टुकड़ों पार्ट्स के लिए करूँगा, क्योंकि उसको मैं क्या करूँगा, इंस्टेंटेनियस जो एक इंस्टेंट तक यानी एक पॉइंट तक, दूसरी पॉइंट तक, तीसरी पॉइंट तक जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया है उसको मैं लूँगा। तो यहाँ पे डेल एक्स लिमिट, अब यहाँ पे देख ले, अगर मैं इसको इतना छोटा छोटा कर दूँ, इतना टाइम को बहुत कम कर दूँ, तो ये एक लिमिट आती है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं टाइम टी को बिल्कुल क्या कर दूँ, इन्फिनिटी तक ले यानी ज़ीरो तक ले आऊँ, कि मिसाल के तौर पर उस इंस्टेंटेनियस के दरमियान जो टाइम है मिसाल के तौर पर ज़ीरो है, तो यहाँ पे मैं लूँगा टी आई इंटू टी एफ मैक्सिमम। तो जो हमारे पास लोअर लिमिट है वो टी आई था और जो फाइनल जो अपर लिमिट होगा यानी फाइनल वेलोसिटी होगा या फाइनल टी एफ होगा, तो यहाँ पे मिसाल यू एक्स इंटू डी टी, यानी ये डिपेंडेंट होगा, ये जो मैं इक्वेशन लिखता हूँ ये डिपेंडेंट होगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आता है हमारे पास ये आता है टाइम के लिए, टाइम डिपेंडेंट। नाउ द एक्सेलरेशन भी हमको पता है कि एक्सेलरेशन हम लिखते हैं कि दैट चेंज एंड वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी चेंज हम लिखते हैं डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी।
अब डी डिवाइड बाई डी टी तो हमारे पास चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये किस चीज़ में, वेलोसिटी में। इस इक्वेशन को अगर आप देख लें, इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो टाइम गिव यानी वी एक्स है, ये एक्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ वन डायरेक्शन, जिसको मैंने मेंशन कर दिया है कि हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इन एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास यानी जो, अब मैं दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे डी वी एक्स आएगा, यहाँ पे ए डी टी आएगा। अब इंटीग्रेशन की अपनी जो वैल्यू होती है, ये आपको शायद मालूम भी हो कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जब भी आपस में आती है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, क्योंकि हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन का साइन है, यहाँ पे मिसाल के तौर पर अगर मैं कर्सर से ड्रा कर दूँ, तो इंटीग्रेशन का हमारे पास जो साइन होता है, यहाँ पे मैं बताऊँ, इंटीग्रेशन हमारे पास बराबर होता है 1/d, 1/d। अब हमारे पास f और 1d जब आपस में आते हैं, इसका 1/d है और ये हमारे पास d है, तो ये d और 1/d एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो हमारे पास आता है सिर्फ और सिर्फ वी एक्स इंटू ए डी टी। तो इसके बाद आप देख लें, यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे मेरे पास जो वी एक्स आ गया ए एक्स इंटू डी टी। ए एक्स हमारे पास किस चीज़, ए एक्स को मैंने एज अ कांस्टेंट ले लिया कि किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। अब इसका डी टी का जब मैं इंटीग्रेशन लेता हूँ, टी आई इंटू टी एफ होगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर उसका जो टाइम है वो टोटल बस मैंने ले लिया यू एक्स इंटू ए एक्स इंटू टी। इंटीग्रेशन का अगर आप किसी भी इंटीग्रेशन का वन का मिसाल के तौर पर अगर आप इंटीग्रेशन लेते हैं तो उसका टी आता है, तो सिंपल टी आ गया। अब जब भी हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करता हूँ, ये इंटीग्रेशन का रूल है कि आपने ज़रूर इसके साथ क्या लगाना है, एक कांस्टेंट लगाना है। अब कांस्टेंट का यहाँ पे मुझे पता नहीं कि मैं कौन सा चीज़ लगाऊँ। वेयर C1 इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक केसेस, जो एक स्पेसिफिक केसेस पर डिपेंड करता है। कैसे स्पेसिफिक, यहाँ पे मैं एक स्पेसिफिक केस लेता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास t क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। जब हमारे पास t आ गया ज़ीरो, तो उस केस में अगर आप t को ज़ीरो पुट कर दें, तो यहाँ पर यू एक्स आई इज इक्वल टू C1। तो C1 का जहाँ पे जो वैल्यू आता है वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। तो ज़ाहिरी बात है, ये तो ज़हन भी मानता है कि मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट जा रही है, तो ज़ीरो टाइम के दरमियान उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वो हो गई जो हमारे पास इनिशियल था। वहीं ज़ाहिरी बात है कि एक बॉडी जा रही है, उसका अगर आप टाइम ज़ीरो कर दें, ज़ीरो टाइम कंसीडर कर दें, तो उस ऑब्जेक्ट का वही इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो अब ये इक्वेशन आप किस चीज़ में पुट कर दें, अब ये इक्वेशन आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें। तो जैसे ही आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स आई प्लस ए एक्स इंटू टी। ए एक्स इंटू टी तो अपना था, अपने C1 की जगह सिर्फ यू एक्स आई का वैल्यू पुट कर दिया। तो अब हमारे पास सिंपली आ गया यू एक्स, हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फाइनल हो गया। तो ये हमारे पास यू एफ इज इक्वल टू यू एक्स आई को आप अब ये इक्वेशन को मैं एज अ जनरल ले लूँ, तो मिसाल के तौर पर फॉर मैनी डायमेंशंस लेता हूँ, तो ये हमारे पास यू एफ इज इक्वल टू यू आई प्लस ए टी। ये हमारे पास था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जब आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आती हो, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम इसी से ही लेते हैं, इसी से। अब इन इक्वेशंस को मैं लास्ट में बताऊंगा कि तीन इक्वेशंस क्यों हम यूज़ करते हैं, क्यों ज़रूरी है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप देख लें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमको मालूम है एज वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये तो हमारे पास मालूम था सिंपल केसेस के लिए। और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू डी वी डी इंटू वी डिवाइड बाई डी टी। हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये एक्स इज इक्वल टू यानी चेंज एंड वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज एंड वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहाँ पे भी मेरे पास क्या था, यहाँ पे भी मेरे पास डी एक्स था और इसका इंटीग्रेशन था, लेकिन उसको मैंने डायरेक्टली एज अ सिंपल केसेस, ये आपको मालूम होना चाहिए कि x यानी ये हमारे पास डी एक्स था और उसका इंटीग्रेशन था और ये वाला कैंसिल हो गया, हमारे पास सिंपली x आ गया। ये हमारे पास बराबर आता है डी वी डिवाइड बाई डी टी, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। अब ये इक्वेशंस में क्या कर देता हूँ, इस इक्वेशन की जो वैल्यू होती है, अब वो जो वेलोसिटी की जो वैल्यू थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये वाला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की वैल्यू आप यहाँ से लेके यहाँ पे पुट कर दें।
जब यहाँ पे पुट कर दे तो x इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इंटू डी टी। अब इसका अपना अपना इंटीग्रेशन ले लें, वी आई डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए डी टी के लिए सब सिंपल हमारे पास, जब हम वी आई तो हमारे पास ये वाला कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन सिर्फ डी टी पर अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल एज अ वेरिएबल मैंने क्या लिया है, सिंपल टी लिया है। तो जब डी टी लिया है तो जब इंटीग्रेशन वन यानी इंटीग्रेशन इनटू वन और डी टी का अगर आप इंटीग्रेशन इस वाले को करते हैं तो इस सिंपल हमारे पास टी आती है प्लस हाफ। यानी मिसाल के तौर पर जब भी आप इंटीग्रेशन को हल कर देते हैं तो इंटीग्रेशन का रूल ये है कि किसी भी जो है ना एक वेरिएबल पर आप क्या ले लें, उसकी जो पावर होती है उसके साथ एक ऐड भी कर दें और उसके साथ एक क्या कर दें, डिवाइड भी कर दें। तो डिवाइड में ऑलरेडी हमारे पास वन और डी इस तरह, अगर मैं इसको इस तरह हल कर दूं तो इंटीग्रेशन का रूल ये है कि अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे टी1 टी है, इसकी नीचे भी हमारे पास क्या है, एक वन है। ज़ाहिरी बात है हर एक डिनोमिनेटर हमारे पास एक वन होती है तो पावर में भी उसके साथ एक वन है, लेकिन हम लिखते नहीं है। इसके साथ भी आप एक ऐड कर दें और इसके साथ भी आप क्या कर दें, एक ए वन ऐड कर दें इस तरह। तो यहाँ पे हमारे पास आता है टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू। अब ये भी हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन है ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डिपेंड नहीं करता इंटीग्रेशन पर। तो हमारे पास जो इक्वेशन आता है फाइनल इक्वेशन x इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ यानी वन ए टी स्क्वायर डिवाइड बाई टू फॉर स्पेशल केसेस। फॉर स्पेशल केसेस यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर x इज इक्वल टू एक्स आई एफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास या x आ गया या s आ गया, हमारे पास ये आता है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये था हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमारे पास आसान है, उससे आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी अगर हम कर लें तो ये भी बहुत आसान है, आई थिंक इतना मुश्किल नहीं होगा। तो हमारे पास एज वी नो दैट वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। यहाँ से हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो टी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आसान तरीका ये है कि यहाँ से आप वी आई को यहाँ पे ले आएँ जो माइनस में आएगा और टी आप डिवाइड कर दें। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन आता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू टी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दें। और सेकंड इक्वेशन में अगर आप देख लें एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ टू टेक द एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था फर्स्ट इक्वेशन में कि एवरेज का मतलब ये है कि टोटल नंबर को उसको टोटल यानी जो उसकी जो अपनी लिमिट्स होती है, जो उसकी अपनी नंबर्स होती है, नंबर्स पे आपने डिवाइड कर देनी है और उसकी वैल्यू को आपने जमा कर देनी है। तो वी एफ हमारे पास कितना है मुझे पता नहीं, वी आई की उसकी मुझे पता नहीं। तो वी एफ प्लस वी आई डिवाइड बाई टू, ये इसकी हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है। अब एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या है, वी एवरेज हमारे पास आता है वी एवरेज, जिसको हम लिखते हैं डी एक्स डिवाइड बाई डी टी, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी हमारे पास यानी चेंज एंड डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, कि डिस्प्लेसमेंट में अगर हमारे पास चेंज आता है तो इससे हमारे पास वेलोसिटी आती है। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इसको मैं लिखता हूँ that dx is equal to half into vf plus vi मल्टीप्लाई बाई into t। यानी ये मेरे पास क्या है, एक इक्वेशन है। यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे आप अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसके साथ अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो dx हमारे पास आता है हाफ इंटू वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई बाई टी। फिर आता है अगर आप उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू हमारे पास जो इक्वेशन आता है हाफ इंटू वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई बाई टी। सिंपल डी टी इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टी आ गया। अब क्या कर लें, अब इस तरह कर लें कि ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब यहाँ पे आपने जो टाइम निकाला था फर्स्ट इक्वेशन से आपने जो टाइम निकाला है ये वाला आप वैल्यू को लेके यहाँ पे पुट कर दें, टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये टाइम की वैल्यू की आप यहाँ पे पुट कर दें। तो जैसे ही हम ये वाली पुट कर देते हैं तो x इज इक्वल टू हाफ वी एफ प्लस वी आई, तो अपना वैल्यू थी एवरेज की थी, और यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए आप मल्टीप्लाई कर दें।
तो जैसे ही यहाँ पे मेरे पास आता है वी एफ प्लस वी आई इनटू वी एफ माइनस वी आई, ये 2 और ए ये हमारे पास यानी डिनोमिनेटर्स है, ये इसको आप छोड़ लें तो यहाँ पे मेरे पास एक फार्मूला है मैथमेटिक्स का, अगर आपको पता हो, दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे बी ए को आप एज अ कंसीडर कर दें वी एफ और बी को आप कंसीडर कर दें हमारे पास वी आई। तो वी एफ प्लस वी आई इससे आता है ए प्लस बी और वी एफ माइनस वी आई से आता है ए माइनस बी। तो यहाँ पे मेरे पास एक फार्मूला बनता है 1 और 2a को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे मेरे पास जो आता है वी एफ माइनस यानी वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो 2a आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास आता है 2a(s) या 2a(x) इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारे पास था थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये थे हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। यानी इस इक्वेशन ऑफ मोशन से मिसाल के तौर पर इस 3 इक्वेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख लें, मिसाल के तौर पर ये मुख्तलिफ़ किस्म के कंडीशंस पर अप्लाई होते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देख लें, फर्स्ट इक्वेशन को, तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप देख लें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो इस इक्वेशन का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, अगर उसका मिसाल के तौर पर सिर्फ आपको फाइनल वेलोसिटी का पता हो, इनिशियल वेलोसिटी का पता हो, एक्सेलरेशन का पता हो, टाइम का पता हो, तो आप आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, उसका फाइनल वेलोसिटी, मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है तो आप उसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। अगर आपको टाइम भी मालूम हो और इसका एक्सेलरेशन भी मालूम हो तो ये वाली चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह इक्वेशन नंबर यानी अगर आपके पास फाइनल भी पता हो, यानी मुख्तलिफ़ किस्म की 1 2 3 4 ये 4 किस्म की चीज़ें हैं, अगर आप उसके साथ आपके साथ 3 चीज़ें भी फाइंड हो तो फोर्थ वन आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट न भी हो। और इस तरह अगर आप सेकंड इक्वेशन को देख लें तो सेकंड इक्वेशन में अगर आपके पास इस तरह हो कि अगर आपके पास कोई फाइनल वेलोसिटी पता ना हो, आपके पास हम आप क्या कर सकते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, उसका टाइम भी फाइंड कर सकते हैं, उससे आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें। और फोर्थ हमारे पास जो इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन ये वाला ये बताता है कि अगर आपके पास टाइम मालूम ना हो कि एक ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, आपके पास सिर्फ उसका इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, आपके पास एक्सेलरेशन है और हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। यानी ये चारों की ये जो 3 इक्वेशंस है इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म की यानी कौन-कौन सी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, टाइम फाइंड कर सकते हैं और इसके साथ उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें हम क्या और उसका वेलोसिटी भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। ये फोर्थ किस्म की चीज़ें हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन।